हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे वो था चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी। हमने देखा था कि किस तरीके से प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल पीरियड के टाइम तक भी हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, वो एक एगेरियन स्ट्रक्चर था। धीरे धीरे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सब की वजह से सोसाइटी में हमें चेंज देखने को मिले। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आज हमें जो फॉर्म देखते हैं वो हमारे सामने है, सोसाइटी की, रूरल सोसाइटी की। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, अब हमें जो आगे टॉपिक पढ़ना था वो पढ़ना था इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। देखो, ब्रिटिशर से पहले यानी प्री कॉलोनियल टाइम पे चीज़ें चल रही थी, खेती होती थी, ट्रेड होता था। ब्रिटिशर के टाइम पे चीज़ें हुई, चीज़ें बदली, ब्रिटिशर ने अपने बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे चीज़ें करनी स्टार्ट की। जब ब्रिटिशर अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें कर रहे थे तो उसी में हमें क्या करना पड़ा, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो चल रहे थे, बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे जो चलते थे कि किस तरीके से किसानों को कंट्रोल करा जाएगा, ये सब चीज़ें। तो बहुत डिटेल में पूरा कहानी नहीं पढ़नी है यहाँ पे, थोड़ा सा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमें चीज़ें देखनी है कि कॉलोनियल टाइम पीरियड पे बेसिकली 3 सिस्टम यहाँ पे फॉलो किए जा रहे थे, प्रैक्टिस किए जाते थे। वो 3 सिस्टम क्या थे? जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी यानी या फिर रियोतवारी सिस्टम कह सकते हो, और महलवारी सिस्टम। अब क्वेश्चन आना बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। एंड रही बात लाइव क्लासेस की, जो हमें रिवीजन करनी थी लाइव क्लासेस में क्वेश्चन पेपर की, तो सीबीएसई का पेपर मैं रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ही हम एक लाइव क्लासेस रखेंगे। और लाइव क्लासेस का जो मैं टाइमिंग रखूंगी, आई एम थिंकिंग कि मैं 9 o'clock से टाइमिंग रखूँ। मैं टारगेट करूँगी कि लाइव क्लासेस में मैं आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी तो है ही वेरी ऑब्वियसली, और इकोनॉमिक्स, इन सब पेपर्स को हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कस करें। फिर चाहे 1 घंटा लग जाएगा या 1.5 घंटा लग जाएगा, यू हैव टू एश्योर दैट यू गाइज विल बी विद मी ड्यूरिंग द होल लाइव सेशन। पूरा पेपर जब तक डिस्कस होगा, यू गाइज विल बी देयर, यू गाइज विल बी प्रेजेंट इन द होल लाइव सेशन, तभी वो बेनिफिशियल होगा। और आप लोगों के सपोर्ट में अभी भी थोड़ी सी कुछ कमी रह रही है, तो वो लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा उस शेयर को, उस सपोर्ट को प्लीज़ डू दैट, सो दैट आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। ठीक है, टीचर्स के लिए ये मोटिवेशन है अभी मेरे लिए। आप प्रॉपर लाइक करिए, कमेंट करके जो डाउट है आप पूछिए। सीरियसली, जो बच्चे डाउट पूछ रहे होते हैं जब बच्चों को, या फिर जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आप आंसर दे रहे होते हो, दैट वर्क एज अ मोटिवेशन। वो सीरियसली एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करता है। तो प्लीज़ वो मोटिवेशन जो है वो बरकरार रखिए अपनी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और प्लीज़ पोस्ट चेक करते रहिए। मैं यहाँ पे चैनल पे लिंक डाल के या फिर इंस्टा पे पोस्ट डाल के आई विल अपडेट यू अबाउट दैट थिंग। दूसरी चीज़, नोट्स की बात जो मुझसे की गई थी, बेटा पीडीएफ, फुल पीडीएफ अराउंड 18-20 पेजेस की पीडीएफ इंस्टा पे नहीं शेयर हो पाएगी। तो ईदर ड्रॉप मी योर मेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स और टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम पे भी मैं सून चैनल क्रिएट करने की सोच रही हूँ, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्दी। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप मी योर मेल आईडी, आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑन ऑन योर मेल। ठीक है, वो मेरे लिए ईजी है सेंड करना। अदरवाइज एक एक पिक्चर क्लिक करके आई कैन नॉट सेंड यू ऑन इंस्टाग्राम, आपको भी नहीं सूटेबल पड़ेगा। प्रॉपर पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक, अब बात करते हैं ज़मींदारी सिस्टम की। तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या हुआ, ज़मींदार जो थे वो क्या करते थे, सिंपल सा कंसेप्ट पहले समझेंगे इसे। ज़मींदार हो गए लैंड ओनर्स, जिनके पास जनरली लैंड होल्डिंग राइट चले गए। अब ज़मींदार खुद खेती तो नहीं करते थे, इतनी चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ज़मींदार पीजेंट से खेती करवाते थे। ठीक है, बेसिकली ये लोग खेती करवाते थे लोगों से, और सारा बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलता था, इनको मिलता था। अब पहली बात तो ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसानों को, और ब्रिटिशर जो थे वो इनके थ्रू, जमींदार के थ्रू बहुत जगहों पे क्या कर रहे थे, बहुत जगहों पे राज कर रहे थे जमींदार को अपने फेवर में लेके। ठीक है, तो ये जमींदार क्या करते थे, ये जमींदार ब्रिटिशर के फायदे के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर ने इनसे मांगे कि ये जगह है भैया, हम तुम्हें यहाँ का लैंड ओनर बना रहे हैं, हमारी तरफ से भी अथॉरिटी है, ये लैंड होल्डिंग राइट हमने तुम्हें दे दिए, अब मुझे इस जगह से 200 रुपये चाहिए। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, ब्रिटिशर किसानों से उस जगह के 220 रुपये लेते थे। अब इनसे मांगे गए 200 रुपये, इन्होंने किसानों से चार्ज किए 220 रुपये, तो ये 20 रुपये की कमाई किसकी हो गई, इनकी हो गई। तो अल्टीमेटली जो किसान थे उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं था। तो यहाँ पे किसानों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी थी।
बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब सोचो किसी टाइम पे फसल नहीं हुई तो वो बेचारा किसान ये 200 रुपये कहाँ से लाएगा। इसके लिए उसको मजबूरी थी, देने ही है, इनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। फिर क्या है आपके पास खेती करने के लिए फर्दर कुछ है ही नहीं। तो किसानों को क्या करना पड़ता था, किसानों को लेने पड़ता था लोन। अब जब किसान ने लोन यानी उधार लिया, डेप्ट लिया, ठीक है, जब किसानों ने लोन लिया या डेप्ट लिया तो क्या चीज़ हुई, लोन और डेप्ट की वजह से, लोन लेगा या डेप्ट लेगा तो किसान जो है वो फंस जाएगा डेप्ट, किसान जो है वो फंस जाएगा डेप्ट ट्रैप में, एक जाल में, उधारी के जाल में। ठीक है, तो जमींदार ने कलेक्ट किए राइस, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा फार्मर्स से, वो कलेक्ट करते थे। और मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करने की मतलब एक तरीका था कि एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये शो करता था कि कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। अब कॉलोनियल इरा में ज़मींदार को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होल्डिंग राइट मिल गए। अब ये ज़मींदारी सिस्टम का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जो प्रोडक्शन थी वो एक लेवल पे आके रुक गई थी और बल्कि कम हो गई थी। और जो पीजेंट थे, जो बेसिकली खेती कर रहे थे, वो इन लैंडलॉर्ड से, इनकी जो थी अनफेयर प्रैक्टिसेस से बच के भागना चाह रहे थे, अपनी जान बचाना चाह रहे थे। तो दिस वाज ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, आप चाहें तो ज़मींदारी सिस्टम पे और डिटेल में बहुत घंटों डिस्कशन कर सकते हैं, बट दिस इज द जिस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डिस्कस्ड। ओके, अब है रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। देखो, रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर। तेलुगु में रैयत या रेयोत वर्ड जो यहाँ यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कल्टीवेटर। अब इस सिस्टम में किया क्या, ऊपर की प्रॉब्लम देखते हुए हमने सोचा यार यहाँ तो किसान बड़े परेशान हो रहे हैं, तो जमीन एक तो 200 रुपये और ऊपर से 20 रुपये और ये ज़मींदार अपनी जेब भर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये मिडल मैन को हटाओ, ये जो ज़मींदार बीच में आ रहे हैं इन्हें हटाओ, डायरेक्ट किसानों को, कल्टिवेटर्स का और ब्रिटिशर का सीधा सीधा कॉन्टैक्ट करो, हम सीधा इनसे बात करेंगे, तो आप सीधा आके मुझे टैक्स पे करो। एक हद तक प्रॉब्लम ठीक हुई, मिडल मैन नहीं थे तो थोड़ा सा खर्चा बचा, और खर्चा बचा तो क्या होने लगा, इनको थोड़ा पैसा पड़ने लगा, मतलब इनकी जेब में भी पैसा जाने लगा, तो ये थोड़े प्रॉस्पर हो रहे थे, थोड़ी सी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे बेटर। स्टिल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल रही थी रैयतवारी सिस्टम में भी। तो रैयतवारी का मतलब हमने देखा, एक्चुअल कल्टीवेटर जो एक्चुअल में कल्टीवेटर करें होंगे वही पे करेंगे टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली। तो मिडल मैन हट गए तो टैक्स का बर्डन जो था वो कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या हो गया, टैक्स बर्डन हो गया कम, और जो कुछ एरियाज थे वो प्रोडक्टिव रहे और मोर प्रोस्पेरस रहे। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, ये सिस्टम भी हर जगह पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, हर जगह पे चल भी नहीं रहा था, कुछ जगहों पे ही ये सिस्टम का रिजल्ट हमें देखने को मिला। उसके बाद आता है महलवारी सिस्टम। देखो महल ये बुक में नहीं मेंशन है, बट महल क्या होता है, महल को हम डिनोट करते हैं एक विलेज से, एक पूरा गाँव। अब क्या होता था, जैसे एक एक किसान जाके नहीं, एक पूरे गांव का पूरा पैसा इकट्ठा करो और जाके ब्रिटिशर को दे दो, और कौन जो विलेज का हेड होगा ना वो जाके दे देगा। सो उससे होगा क्या कि अगर 10 खेत हैं एक गांव में, तो अगर किसी एक किसान की फसल अच्छी नहीं भी हुई तो बाकी 9 लोग उसके साथ मैनेज कर लेंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे महलवारी सिस्टम, जो हेडमैन होगा विलेज का वो टैक्स कलेक्ट करेगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की। अब ये तो सब चल रहा था, कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर थे ये वो। अब जब ब्रिटिशर यहाँ से छोड़ के गए तब प्रॉब्लम आई कि भैया सबसे ज़्यादा काम तो हमें करना पड़ेगा, और ये जो प्रैक्टिस चल रही थी, सिस्टम चल रहा है इतने टाइम से, किसानों की ऐसी हालत हो रही है, तो हमें कुछ तो लैंड में रिफॉर्म मतलब होता है चेंजेस, कुछ तो चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे जिससे जस्टिस, इक्वालिटी इंश्योर रहे, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अब हुआ क्या, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे क्या फोकस किया, यहाँ पे फोकस करा कि हम प्लान डेवलपमेंट की बात करेंगे और हमें एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके बहुत सारे रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। अब उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी खेती की, एग्रीकल्चर की, अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। ठीक है, एक वर्ड होता है प्रोडक्शन और एक वर्ड होता है प्रोडक्टिविटी। देखो ये पूरा मेरा लैंड है, इस पूरे लैंड से जितना भी टोटल आउटपुट निकलेगा ना उसे मैं कहती हूँ प्रोडक्शन। बट इसी में 1 किलोमीटर अगर मैंने फिक्स कर दिया, 1 किलोमीटर, 1 हेक्टेयर, एक फिक्स्ड एरिया से कितना पर्टिकुलरली प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट निकला, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो उस टाइम पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम थी। हम डिपेंडेंस थे पूरी तरह इम्पोर्टेड फूड ग्रेन से, हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ये तो सिचुएशन थी। तो हमने 1950 से 1970 तक बहुत सारे लैंड रिफॉर्म करे जिससे कि सिचुएशन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाए। उसमें हुआ क्या, सबसे पहला तो ये ज़मींदारी सिस्टम हटाओ भाई, ज़मींदारी सिस्टम हटेगा, इंटरमीडिएरी हटेंगे,
और ज़मींदारी से हमने सुपीरियरिटी राइट छीन लिए कि जो आप ये अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहे हो, अब आपको ये सुपीरियरिटी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर। और इनके बेसिस पे जो ये पैसा कमा रहे थे, अपना दबदबा चला रहे थे, ये सब हो जाने से इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी कम हो गई। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरी प्रॉब्लम, टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। मतलब ये किस लिए आया था, ये बहुत डिटेल में तो नहीं बताया गया, बट हमें देखना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्टिव था इस रिफॉर्म में, एग्जैक्टली किया क्या गया। इस रिफॉर्म में रेंट को रेगुलेट करने की बात की कि जो ये रेंट अपनी मनमर्जी से लिया जा रहा है, टीनेंट से एक्स्ट्रा रेंट लिया जा रहा है, अनफेयर रेंट लिया जा रहा है, वो नहीं लिया जाएगा। एक लिमिट रखी जाएगी और रेंट उस अकॉर्डिंग लिया जाएगा। टेनेंसी मैंने आपको बताया था जब आप लंबे समय तक लीज पे कोई एरिया ले लेते हैं। देन बहुत सारे लैंड सीलिंग एक्ट आए। लैंड सीलिंग, सील लगा देना क्या होता है कि मतलब हमने अब इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। सिंपल सी बात, देखो क्या हो रहा था, बड़े बड़े जो ये लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, इतनी इतनी ज़मीन इन्होंने रख ली, जब्त भी करी थी इतनी इतनी ज़मीनें कि बेचारे अब लोग जो किसान थे, लो कास्ट के लोग थे उस टाइम पे, उन लोगों के पास तो ज़मीनें ही नहीं थी। तो अब ज़मीनें उन्हें तो पहुंचानी है, अब सारा फ़ायदा यही थोड़ी लेते रहेंगे। तो हमने लाया लैंड सीलिंग एक्ट कि हमने एक लिमिट सेट कर दी कि इतने से ज़्यादा अगर हमें लैंड किसी के पास मिलती है तो हम उनसे उनकी लैंड की पोजीशन छीन के हम बाकी जिनको ज़रूरत है, जो नीडी है या जिनके पास लैंड नहीं है, हम उसमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट टुक द पोजेशन ऑफ द सरप्लस लैंड। जो भी एक्स्ट्रा लैंड होगी स्टेट उसकी पोजेशन आपसे ले लेंगे। अब इसके लिए भी लोगों ने पता कितने घपले करे। हम तो वही कहते हैं ना कि कोई एक लॉ आए उसके तो निकालने वाले जो तरीके हैं वो निकाल लेते हैं काफ़ी सारे लोग। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या हुआ। बट इस एक्ट में भी काफ़ी लूप होल्स थे। लैंड ओनर्स जो थे वो अपना जो एक्स्ट्रा लैंड होता था, सरप्लस होता था, उसको छुपा लेते थे ताकि स्टेट को देना ही ना पड़े। कैसे छुपा लेते थे, मैं लैंड अपने नाम पे ले ही नहीं रही हूँ, मैं लैंड ले रही हूँ अपने रिलेटिव के नाम पे, ठीक है, इस तरीके से। अब इवन अपने सर्वेंट्स के नाम पे लेने लगे। फायदा खुद उठा रहे हो, सर्वेंट को क्या करोगे, थोड़ा बहुत पैसा वैसा देके शांत कर दोगे, भैया ठीक है। अब ऐसे सब कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, जब आप किसी और के नाम पे रेंट ले रहे हो, पर्टिकुलरली जगह ले रहे हो, लेकिन उसका फायदा आप उठा रहे हो, तो इस टाइप की चीजों को कहा जाता है बेनामी ट्रांसफर। बेनामी ट्रांसफर, बेनामी इज अ उर्दू वर्ड जिसका मतलब होता है विदाउट नेम। इसमें क्या होता है, इन दिस रियल बेनिफिशियरी इज नॉट द वन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज परचेज। रियल फायदा उसको नहीं पहुंच रहा होता जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ली है। लाइक मैंने अपने सर्वेंट के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, अब सारा प्रॉफिट सर्वेंट को थोड़ी मिल रहा है, प्रॉफिट लेने वाली कौन, मैं। अल्टीमेट फायदा किसका, मेरा, बट मैंने ली किसके नाम पे, सर्वेंट के नाम पे। क्यों, क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट आ रखा है। अगर पता चल गया सरकार को कि मेरे नाम पे इससे ज़्यादा लैंड हो गई है तो सरकार मेरी लैंड जो है वो सील कर लेगी। इनफैक्ट लोगों ने तो अपनी मतलब यहाँ सिस्टम क्या करा, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे ना, वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते थे कि उसके बाद तो वाइफ के नाम, और वाइफ को डिवोर्स दे दिया फिर भी वाइफ साथ ही रह रही है, बस सिर्फ इस रीजन से कागजी डिवोर्स किया कि अब क्या होना है कि कुछ लैंड वाइफ के नाम पे करनी पड़ेगी ना, कुछ उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो फिर वो लैंड सीलिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। मेरे पास इतनी लैंड है, वाइफ के नाम पे उतनी चली गई, तो अब मेरी लैंड जो है वो किसी और के पास नहीं जाएगी छीन के। तो जुगाड़ बहुत थे भी चीज़ों के, आज भी लोग हैं काफ़ी जुगाड़ू, है ना। तो यहाँ पे है अब वाई लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम देख रहे थे कि कॉलोनियल टाइम पे कितनी प्रॉब्लम चल रही थी। एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं था, किसान एक्सप्लॉइट हो रहे थे, बल्कि खेती से भागना चाह रहे थे इन सब चीज़ों से। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इक्वालिटी बनी रहे। जैसे कि रेंट को रेगुलेट करने की बात की, टीनेंट से ज़बरदस्ती का रेंट ना लिया जाए, लैंड पे सीलिंग लगाने की बात की जिससे उन लोगों के पास भी लैंड पहुंच पाए जिनके पास नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम करने की, राइट। इसके अलावा सिचुएशन, मार्जिनलाइज पर्सन की सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। मार्जिनलाइज पर्सन कौन, जो वनरेबल हैं, जो जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, ठीक है, लाइक SC ST OBC थे उस टाइम पे। वुमेन्स की, चलो खैर यहाँ वुमेन फोकस बात तो नहीं की गई थी कि लैंड में वुमेन राइट की बात यहाँ कुछ नहीं था, बट मार्जिनलाइज पर्सन जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उनकी सिचुएशन भी इम्प्रूव हो, पॉवर्टी खत्म हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की। तो जिन लोगों के पास कुछ नहीं पहुँच पा रहा है वो भी काम करके, खेती करके पैसा कमा सके। सोशल जस्टिस आए, सोशल इक्वालिटी आए, सब लोगों के पास ऑफर हो, अपॉर्चुनिटी हो, काम करने का जरिया हो। ये जो इलीगल तरीके से ज़मीनें ज़मींदार से अपने नाम कर ली थी उसका अनफेयर एडवांटेज ये लंबे समय तक ना उठाएं। इज दैट क्लियर। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है, जो लैंड रिफॉर्म थे वो किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड में और कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया में काम कर रहे थे। तो ये 1950 से 70 तक कुछ लैंड रिफॉर्म, लैंड को लेके चेंजेस, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेके कुछ चेंजेस आए, वो हमने देखे। अगली क्लास में हम लोग इसको आगे कवर करेंगे कि किस तरीके से और चेंजेस लैंड को लेके, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को लेके इंट्रोड्यूस किए गए। और इसी के साथ आप लोग
लाइव क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्विंग के लिए जो भी अपडेट होगी, डू चेक माई इंस्टाग्राम पोस्ट और चैनल पे एक बार आप लोग उसको पोस्ट को चेक करते रहिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.